नमस्कार दोस्तों। जो आज मीम और भीम के नारे लगा रहे हैं लोग, उनके लिए एक मैं आज़ादी के वक्त की एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी नहीं, एक वास्तविकता है। ये कहानी है जिन्ना के साथी और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल की। जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी आज के बांग्लादेश के बारी साल जिले से शुरू हुई थी। जोगेंद्र नाथ मंडल की कहानी तब के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के बारिशाल जिले से शुरू हुई थी। ये जिला कई कवियों और राजनेताओं की जन्मभूमि रहा। काफी सारे लोग इसके अंदर रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग रहे हैं इसके अंदर में। मशहूर बंगाली कवि जीवन दास, कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार दत्त और 1991 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने अब्दुल रहमान बिस्वास भी इसी जमीन से जुड़े हुए हैं। अब ये कहानी या ये बात का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये जितने भी आज पिछड़ा वर्ग है भारत का, ये शायद पिछली घटनाओं को भूल गया है और आज फिर ये उसी ढर्रे पर चल पड़ा है जिस ढर्रे पर कि पहले चले थे। कारण क्या है? पहले भी इनके अपने ही नेता जो जोगेंद्र नाथ मंडल हैं, ये पिछड़े वर्ग से हैं और इन्होंने भी पिछड़े वर्ग का नेतृत्व किया था और सारों को लेकर के पाकिस्तान चले गए थे और वहां पर क्या हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। मंडल ने अपना राजनीतिक जीवन बंगाल के अनुसूचित जातियों के नेता के रूप में शुरू किया था। ब्रिजमोहन कॉलेज में उसने पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार दत्त से हुई थी। दत्त उस इलाके के काफी बड़े नेता थे और मंडल ने 1937 में बाकरगंज में अश्विनी दत्त के भतीजे सरल दत्तमार दत्ता को हराकर बंगाल प्रांतीय असेंबली में प्रवेश किया था। वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, जिन्हें 12 साल के दलितों और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त था। बाद में वो बंगाल के ये जो थे जोगेंद्र नाथ मंडल सहकारिता मंत्री बने। मंडल ने बंगाल में अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी, जिसके राष्ट्रीय नेता बाबा साहब अम्बेडकर थे और मंडल के प्रयासों से ही अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए बंगाल से चुना गया था। 1946 में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अम्बेडकर को बंबई से जीतने के रोकने के लिए, क्योंकि अम्बेडकर साहब बंबई से इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उनको रोकने के लिए कांग्रेस के जो नेता हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया था। और तब मंडल के अनुरोध पर अम्बेडकर साहब ने बंगाल से चुनाव लड़ा और जब ये चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो मंडल के मुस्लिम लीग से अच्छे संबंध की बदौलत अम्बेडकर विधानसभा के लिए चुने गए थे। विभाजन से पूर्व जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम पूर्वी बंगाल के सबसे बड़े दलित नेता के तौर पर लिया जाता था। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान उन्होंने पूरे बंगाल में घूम घूम करके सारे दलितों को, जितने भी दलित थे, मुसलमानों के पक्ष में खड़ा करने की कोशिश की और यही कोशिश आज के दलित नेता फिर कर रहे हैं, बहका रहे हैं सारे दलितों को। विभाजन से पहले सन 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, उसमें वो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे मंडल जी। स्टैनली वालपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी जिन्ना पाकिस्तान में लिखते हैं कि जिन्ना ने वायसराय वोवेल से मुलाकात कर पहली तेज गेंद डाल दी थी और कांग्रेस को चकित कर दिया था। हुआ क्या था? उन्होंने मंत्रिमंडल के अंदर अपने 5 मुसलमान नामों में एक अनुसूचित जाति के सदस्य जोगेंद्र नाथ मंडल का भी नाम पेश किया था। ये इन्होंने बोल डाली थी उस टाइम पे। बाद में वायसराय जो थे, उन्होंने कहा था कि ये तो जैसे को तैसे वाली बात हो जाएगी। दरअसल कांग्रेस ने भी राष्ट्रवादी मुसलमान का नामजद किया था। एक राष्ट्रवादी मुसलमान थे, उनको उन्होंने भी खड़ा किया था। इसका जवाब समझा गया। मंडल उस समय बंगाल के कानून मंत्री थे उस टाइम पर। जाहिद चौधरी एक लेखक है, उन्होंने अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी तारीख में लिखा है कि जिन्ना के अंतरिम सरकार के मंडल को नामजद करने के फैसले से ब्रिटेन की लेबर सरकार में खलबली पैदा हो गई थी कि भाई ये मंडल ने क्या कर दिया। मंडल का जो नाम आया था, उसको ये डर सताने लगा था कि कांग्रेस को ये बहुत नागवार गुजरेगा और वो सरकार बनाने से अपना हाथ खींच लेंगे।
क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का था कि वो भारत में जाने से पहले अपने हिसाब की एक सरकार बनाए। और जब 5 अक्टूबर 1946 को वायसराय वोवेल ने जिन्ना के दिए 5 नामों को राजा के अनुमोदन के लिए भेजा, तो भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने उसका जवाब देते हुए लिखा कि इसको राजा की अनुमति तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि नामों को नेहरू जी ना देख लें। अब वैसे तो मंडल संयुक्त बंगाल के पक्षधर थे, पूरा बंगाल एक करना चाहते वो, लेकिन जब 3 जून 1947 को विभाजन की घोषणा हुई तो उन्होंने विभाजन का समर्थन करने का फैसला किया कि वे विभाजन हो जाए। पहले बोलते नहीं एक रहे वो ठीक है। मंडल का मानना था कि दलितों के हितों की रक्षा नेहरू या गांधी से बेहतर जिन्ना कर सकते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर ही होगी बेहतर तरीके से, इस तरह से इकट्ठे रह करके नहीं हो सकते। उनकी नजरों में दलितों और मुसलमानों की आर्थिक स्थिति जो थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। अब हुआ क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अंतरिम सरकार के कैबिनेट में मंडल का नाम शामिल कर दिया। जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसके अंदर में जिन्ना का नाम शामिल कर इसका जगन्नाथ मंडल का नाम शामिल कर लिया गया। 3 जून 1947 के बाद यह तय किया गया कि इस बात पर जनमत संग्रह कराया जाए कि सिलट जिला असम में रहे या पाकिस्तान को दिया जाए। देखिए इनकी चाल क्या है। अहमद सलीम अपनी किताब पाकिस्तान और अकलियतें में लिखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सिलहट हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर थी। जितने हिंदू थे उतने वहां पर मुसलमान थे, लेकिन वहां पर जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित थे, वो काफी सारे थे और उनका वोट किसी को भी विजयी बना सकता था, चाहे जिन्ना को, मंडल को, किसी को भी वो बना सकता था। जिन्ना के निर्देश में मंडल सिलट पहुंची और उन्होंने दलितों के बीच पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने का प्रस्ताव रखा, या और प्रचार भी किया कि आप पाकिस्तान का जब बंटवारा होगा तो आप पाकिस्तान के पक्ष में वोट डालिएगा। और उसका नतीजा यह रहा कि सिलट ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला कर लिया। विभाजन के बाद सन 1947 में मंडल पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बने। जिस दिन जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की शपथ ले रहे थे, उन्होंने मंडल को उस सत्र की अध्यक्षता करने के लिए कहा कि आप ये जो सत्र है इसके आप अध्यक्षता कीजिएगा। बाद में उन्हें पाकिस्तान का पहला कानून और श्रम मंत्री बनाया गया, जोगिंद्रनाथ मंडल को। जब पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना को कायदे आजम का खिताब देने का प्रस्ताव रखा गया, तब सभी अल्पसंख्यक सदस्यों ने इसका विरोध किया। जोगिंद्रनाथ मंडल अकेले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। जिन्ना की जब मौत हुई थी तब जोगन्नाथ मंडल ने कहा था कि भाग्य ने ऐसे समय में कायदे आजम को हमसे निर्दयता पूर्वक छीन लिया है जिस वक्त हमें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता है। मंडल ने सोचा था कि नए बने पाकिस्तान में दलित और मुसलमान भाइयों की तरह से रहेंगे, भाईचारा दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, उनका ख्वाब रह गया। दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास अपनी किताब बीइंग हिंदू इन बांग्लादेश में लिखते हैं कि जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर में बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारत की तरफ कूच करना शुरू कर दिया। मंडल को एक दूरदर्शी और स्वार्थी नेता के तौर पर देखा जाने लगा। कई हलकों में पाकिस्तान की तरफ उनके झुकाव को देखते हुए उन्हें जोगिन अली मुल्ला कहकर पुकारा जाने लगा। देखिए बंटवारे के टाइम पर जो ये बंटवारा हुआ था हमारे देश का, उस वक्त जितने भी राजनीतिक नेता थे उन सारों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपना मफाद था, अपना फायदा था। जिस तरह नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, ये नेहरू का फायदा था। जिन्ना को पाकिस्तान बनना था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए जिन्ना था वहां पर। मुजीबुर रहमान को भी एक देश का प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए मुजीबुर रहमान खड़े थे। और जोगन्नाथ मंडल को सरकार के केंद्र में रहना था, इसलिए ये व्यक्ति यहां के दलितों को लेकर के पाकिस्तान गया। अब 1948 में जिन्ना की मृत्यु के बाद जोगन्नाथ मंडल जो थे ये हाशिए पर चले गए, क्योंकि ये खास थे जिन्ना साहब के। अब जिन्ना साहब तो चले गए खुदागंज, अब ये इसको एक हाशिए पे एक साइड में करना चालू कर दिया लोगों ने।
जोगेंद्र नाथ बहुत दिनों तक वहां के मंत्री, पाकिस्तान के मंत्री नहीं रह सके। और सितंबर 1948 में जिन्ना की मृत्यु के बाद जोगेंद्र नाथ जब हाशिए पर चले गए, तब इनके अंदर में एक बौखलाहट है, इन्होंने अपना इस्तीफा वगैरह देने का प्रोग्राम बनाया। ऊंची जाति के अधिकतर हिंदू पूर्वी बंगाल को छोड़ करके भारत चले गए। वहां पर जितने हायर कास्ट के थे वो सारे के सारे भारत आ गए, और ज्यादातर दलित ही पूर्वी पाकिस्तान में बने रहे। दलित मुस्लिम एकता की बात करते रहने के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में दलितों के खिलाफ हिंसा जारी रही, जो कि आज भी है। वहां पर हिंदुओं के खिलाफ आज भी वहां पर कोई उच्च जाति का हिंदू नहीं है, सारे के सारे निम्न वर्गीय हैं, और उनके खिलाफ आज भी वहां पर हिंसा चलती रहती है। पाकिस्तान के अंदर नौकरशाही के चलते हुए जोगिंदर मंडल को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पीर अली मोहम्मद राशिदी ने अपनी किताब रुदाद चमन में वो लिखते हैं कि उस जमाने में चौधरी मोहम्मद अली फेडरल सचिव हुआ करते थे। पता नहीं किस वजह से उनको ये यकीन हो चला कि मंडल असली देशभक्त नहीं है, इनके अंदर में देश विरोधी कुछ चीजें हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि जब ये मंडल भारत से इतने सारे अल्पसंख्यकों को लेकर वहां गया था, तो इस व्यक्ति को हमेशा वहां के, जब तक जिंदा रहता, वहां की सरकार के केंद्र में इसको रहना चाहिए था। लेकिन जिसकी फितरत ही ऐसी हो, जिस कौम की फितरत ऐसी हो कि उसको अपने अलावा हर एक आदमी देशद्रोही, धर्म विरोधी दिखाई दे, तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो यही करते। और इसका नतीजा यह हुआ कि कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेज जो थे, जो भी कैबिनेट के अंदर में कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मंडल से छिपाने शुरू कर दिए इन लोगों ने, और मंडल के स्वाभिमान को इससे बहुत चोट पहुंची, और उन्होंने सरकार को छोड़ने का अपना मन बना लिया। अब लियाकत अली मंत्रिमंडल से उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया। पाकिस्तान के फेडरल सचिव और बाद में पीएम बने चौधरी मोहम्मद अली सन 1950 में, उन्होंने लियाकत अली सरकार से त्याग पत्र दे दिया मंडल ने। अभी आप ये देखिए, ये पाकिस्तान जो आज, या भारत के मुसलमान जो आज अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, इसमें आप देखिए कि जितने भी नाम अभी तक आए हैं इसके अंदर, इस बात में डिस्कशन में अभी तक जितने भी नाम आए हैं, सारों के सरनेम हिंदुओं के हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जिसको कहा जाए कि वो अरब से आया, या सऊदी अरब से आया, या कहीं और मक्का से आया। ये सारे यहीं के भारत के ही कन्वर्टेड मुसलमान हैं, लेकिन ये अपने आप को आज इस्लाम का ठेकेदार मानते हैं। उन्होंने अपने त्यागपत्र में लिखा था, मंडल जी ने, कि मुस्लिम लीग के साथ सहयोग करने की मेरी वजह यह थी कि बंगाल में मुसलमानों और अनुसूचित जातियों के हित एक समान थे। ये इन्होंने सोचा था। अधिकतर मुसलमान या तो किसान थे या फिर मजदूर थे। अनुसूचित जाति के लोगों की भी स्थिति लगभग यही थी, या तो वो मजदूर थे वो भी, या वो फिर किसान थे। दूसरे अनुसूचित जाति के लोग और मुसलमान दोनों शैक्षिक रूप से एजुकेशनली पिछड़े हुए थे। उन्होंने लिखा कि 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने जिस डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन किया था, उसमें हजारों लोग मारे गए थे। हिंदुओं ने लीग के मंत्रिमंडल से मेरे इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी थी। जोगिंदर नाथ ने अपने इस्तीफे में आगे लिखा कि मैं यहां अपने दृढ़ विश्वास को दोहराना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान की सरकार अभी तक हिंदुओं को प्रांत से खदेड़ने की नीति पर कार्य कर रही है, उस पर चल रही है। मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान से हिंदुओं को भगाने की नीति पूरी तरह से कामयाब रही, और पूर्वी पाकिस्तान में भी ये कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं को भगाने की नीति कामयाब रही थी, और पूर्वी पाकिस्तान में भी ये सब हो रहा था। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि इस्लाम सिवाय मुसलमानों के किसी को अपने बीच में बर्दाश्त नहीं करता है। ये इनकी खासियत है या बुराई है, ये मैं नहीं कहूंगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन मेरा जो इस वक्त पिछड़ा वर्ग भारत के अंदर है, और जो इन नेताओं के, चाहे वो मुस्लिम नेता हैं चाहे दलित नेता हैं, लेकिन जिनकी नीयत भाईचारे वाली है, जिनकी सोच ये है कि गंगा जमुनी तहजीब और भाईचारा निभाते हैं, ये उन
सारे पिछड़ा वर्ग के लिए एक सबक है कि उनके साथ में पहले भी ये हो चुका है। उन्हीं का अपना नेता उनको भारत से लेकर के पाकिस्तान गया था और वहां पर उन लोगों का क्या हाल हुआ है, वही आज फिर से दोहराया जा सकता है। इसलिए अपनी आंखें खोल कर रखिए, बुद्धि को चला के रखिए कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए ये नेता लोग किसी की गर्दन कटवाने में भी पीछे नहीं होते। विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से भारी संख्या में लोग भारत आए और 15 सितंबर 1950 को मंडल को पश्चिम पंजाब में हमारी एक सभा की अध्यक्षता करनी थी। लेकिन उस दिन उनके पास कलकत्ता से एक तार आया जिसमें बताया गया कि उनका बेटा बीमार है। मंडल उसको देखने के लिए कलकत्ता चली गई। उनका बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान दोबारा जाने का फैसला त्याग दिया कि अब मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। बंगाल के दलित हिंदुओं ने कांग्रेस और भारत को नजरअंदाज करके पूर्वी पाकिस्तान में रहने का फैसला किया। जो वहां का पिछड़ा वर्ग था बंगाल का, उन्होंने भारत को सोचा कि चलो छोड़ो, यहाँ नहीं रहते, हम उधर ही चलते हैं, वापस हम अपने पाकिस्तान जाते हैं। इसलिए वो उन्होंने वहीं पर रहना चालू कर दिया, रहने का फैसला किया। अब उनका कोई नेता तो वहां बचा नहीं था, अकेले जोगन्नाथ मंडल थे, वो भारत आ गए और उन्होंने वापस जाने का फैसला त्याग दिया था। बांग्लादेश में हिंदू अधिकारों के लिए काम करने वाले जयंत कर्माकर कहते हैं कि हमारे लिए तो जोगेंद्र नाथ सबसे बड़े खलनायक थे। वहां पर जो एक अभी भी हैं जयंत कर्माकर, ये पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहता कि हमारे लिए जोगेंद्र नाथ मंडल सबसे बड़ा खलनायक था। बांग्लादेश में इस व्यक्ति की वजह से हिंदुओं को तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन्होंने हम दलित हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करके जो समझ भाग दिखाए, उसने सिद्ध किया कि ये खलनायक था, सेल्फिश आदमी था, ये स्वार्थी व्यक्ति था। विभाजन के दौरान बहुत से ऊंची जाति के हिंदू भारत में चले गए, दलित यहीं रह गए क्योंकि मंडल बड़े नेता थे। मंडल नेता किसका था? पिछड़े वर्ग का, इसलिए सारा पिछड़ा वर्ग वहीं पर रुक गया था। और वो लोग बड़ी उम्मीद के साथ इस मंडल की तरफ देखते थे कि हमारा नेता ये कुछ अच्छा करेगा। अब कर्माकर जी पूछते हैं कि उन्होंने हमारे लिए आगे किया क्या, क्या काम किया जोगन्नाथ मंडल ने। उन्होंने इस्तीफा दिया और भारत भाग गए। हम यहाँ पर अत्याचार झेलने के लिए पड़े रहे और वो खलनायक नहीं तो फिर क्या कहा जाए। अब भारत वापसी पर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि अगर आज भी कोई इस तरह का व्यक्ति इस टाइप की हरकत करता है और फिर वापस भारत आए, तो उस वक्त के लोगों का मैं तो शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने उस आदमी को यहां पर रहने दिया। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति को तो लात मार करके यहां से भगा देना ही फायदेमंद है। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल आए शरणार्थियों के पुनरुत्थान के लिए काम करने की कोशिश की थी। दीप हल्दर और अभिषेक विश्वास अपनी किताब में लिखते हैं कि जोगन्नाथ पश्चिम बंगाल को अपनी कर्म भूमि बनाना चाहते थे, लेकिन उनके अधिकतर दलित हिंदू समर्थकों को उन पर से विश्वास उठ गया था कि वे बेकार है आदमी ना, और उन्होंने मंडल को मसीहा के तौर पर देखना बंद कर दिया था। पहले इसको ये दलित समाज मसीहा के तौर पर देखता था। मंडल अपने पुराने समर्थन और जो पुराना रुतबा था उसको दोबारा से पाने के लिए वीरभूमि और 24 परगना जिले के शरणार्थी शिविरों में भटकते रहे, पर उनको कामयाबी नहीं मिली क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। वीरभूमि के उत्तर तिलपारा शिविर में उन्होंने कांग्रेस पर जुबानी हमला करते हुए कहा था कि कांग्रेस के नेताओं ने सत्ता के लोभ में विभाजन किया था। ठीक है, यह बात बिल्कुल कि सत्ता के लोभ में विभाजन किया था, लेकिन मंडल भाई तुमने क्या किया था? इस मंडल ने क्या किया था वहां पर? इसने भी तो सत्ता के लोभ में सारे दलित समाज को पाकिस्तान ले गया था ये व्यक्ति। इसको भी तो सत्ता का लोभ था, इसको कौन सा लोभ था? उसी सभा में उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में छपे अपने उन लेखों को पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया कि वो हमेशा से संप्रभुता संपन्न एकीकृत बंगाल के पक्ष में रहे थे। लेकिन किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। क्यों? जो लोग देख चुके हैं चीज को, वो ज्यादा सच होती है ना कि कुछ बोली हुई बातें। कोई भी बात अगर कोई व्यक्ति, आज भी देखिए कितने सारे नेता मंच से क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनकी बात का विश्वास नहीं करता। विश्वास उस चीज का किया जाता है जो धरातल पर होती है।
ये वही मंडल थे जिन्होंने जिन्ना का साथ दिया था और दलित और दलित हिंदुओं से मुसलमानों को साथ देने की अपील की थी। ये वही मंडल था। पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ मंडल का राजनीतिक जीवन कांग्रेस और वामपंथी दलों के उत्थान के कारण, क्योंकि उस वक्त में पश्चिम बंगाल के अंदर में कांग्रेस और वामपंथी जो दल थे ये उभर करके आ रहे थे, उनकी वजह से मंडल का जो राजनीतिक जीवन था वो ऊपर नहीं चढ़ा। उनको पहला धक्का 1952 में तब लगा जब उन्होंने बनियापुकुर बालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार पुलिन बिहारी खट्टिक ने हरा दिया। लोगों को अपनी आंखों पर तब और विश्वास नहीं हुआ जब जिन्ना से हाथ मिलाने वाले और 1946 की ग्रेट कैलकाटा किलिंग के बाद भी हाथ ना छोड़ने वाले जोगेंद्र नाथ ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। ये जो डायरेक्ट एक्शन हुआ था इसके अंदर कांग्रेस भी इन्वॉल्व थी। बंगाली के अखबार जुगांतर के 3 मई 1955 के अंक में रिपोर्ट छपी जिसमें मंडल के हवाले से कहा गया कि उन्होंने देश और उसके लोगों की मदद करने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया। पहले ये व्यक्ति कहता था कि मैं दलित समाज को और मुसलमानों को एक बराबर लेके आने के लिए, इनका भला सोचने के लिए मैं पाकिस्तान का बंटवारा करवा रहा हूँ और पाकिस्तान में इनको लेकर के जा रहा हूँ। पहला झूठ। अब इसने फिर एक झूठ बोल दिया था कि दलित समाज के उत्थान के लिए मैंने कांग्रेस से हाथ मिलाया, कांग्रेस की मैंने सदस्यता ली। उनका मानना है कि इस तरह से हिंदू शरणार्थियों का जीवन बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जब 1957 में चुनाव की घोषणा हुई तो मंडल किसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट पाने में कामयाब नहीं रही। कहीं से भी कांग्रेस ने इस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, क्योंकि ये बात कांग्रेस को भी पता थी कि ये बेशक एक समय में दलित समाज का बड़ा नेता रहा है, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से जो हरकत लोगों के सामने आई है, कोई भी दलित इसको वोट नहीं देगा। उन्होंने विधानसभा में जाने की आखिरी कोशिश 1964 में की जब उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने इनको कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश चंद्रा मलिक के हाथों में हार का सामना करना पड़ा और 5 अक्टूबर 1968 को जो कलकत्ता में जोगन्नाथ मंडल की गुमनामी की हालत में मौत हो गई। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रतिनिधि शोक व्यक्त तक करने के लिए नहीं गया। वो टूटे सपनों के साथ इस दुनिया से अलविदा हो गए। बातों का लबोलबाब यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म के साथ, अपने देश के साथ और अपनी जाति के साथ में दगा करता है, उसका अंत जोगेंद्र नाथ मंडल की तरह से होता है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि जो आज का हमारा पिछड़ा वर्ग है, भारत का जो पिछड़ा वर्ग है, उस वर्ग को जोगेंद्र नाथ मंडल के जीवन से सीख लेनी चाहिए कि इस व्यक्ति ने पिछड़े वर्ग के साथ में क्या किया था। आज जो उस वक्त में जिन लोगों को यहां से लेकर के गया और जो पाकिस्तान के पिछड़े लोगों की जनसंख्या थी वहां पर सारी कुल मिलाकर 22% के आसपास पाकिस्तान की आबादी की थी उस वक्त की। और आज वहां पर हिंदू, पिछड़ा वर्ग तो छोड़ दीजिए, मैं केवल हिंदुओं की बात कहूंगा, आज पाकिस्तान के अंदर में मात्र 1 से 2% हिंदू जिंदा है। जिंदा मतलब मरे नहीं, उनको कन्वर्ट किया गया, आज भी किया जा रहा है। वहां के हिंदुओं की बहन बेटियों को सरेआम, नाबालिगों को उठा करके ले जाते हैं, जबरदस्ती उनका धर्मांतरण करवाते हैं। तो कहना यह है कि आज भी जितने भी ये पिछड़ा वर्ग के नेता हैं, चाहे वो पिछड़े समाज से हैं या पिछड़े वर्ग को सपोर्ट करने वाला बताने वाले नेता हैं, इन सबसे होशियार रहने की आवश्यकता है। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।